इतना कहकर लोमड़ी अपने आप को एक लड़की के रूप में बदल लेती है और उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी प्रकट हो जाती है। ही, चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं, ये क्या? ये लोमड़ी तो काले जादू में माहिर है, मुझे फौरन कुछ करना होगा। फिर रामू फौरन अपने जादुई कटोरे को जमीन पर रख देता है। सुनो जादुई कटोरे, मैं इस बुरी लोमड़ी का खात्मा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे शक्तियाँ प्रदान करो। चलो जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। रामू के इतना कहते ही उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार प्रकट हो जाती है। ये नजारा देख लोमड़ी को बहुत आश्चर्य होता है। अरे ये क्या, लगता है ये भी जादू जानता है, लेकिन मेरे काले जादू के सामने इसका जादू नहीं टिक पाएगा। मैं अभी इसका नामो निशान मिटा देती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी अपनी कुल्हाड़ी से रामू पर हमला कर देती है, लेकिन रामू की तलवार के सामने लोमड़ी की कुल्हाड़ी नहीं टिक पाती और रामू अपने एक ही वार से कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। यह देख लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी शक्ति से बड़े बड़े पत्थर प्रकट करके रामू के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है, लेकिन रामू तलवार से उन सभी पत्थरों को तोड़ देता है और वे चकनाचूर होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? इस नौजवान का जादू तो मेरी काले जादू पर भारी पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी सारी ताकत लगाकर इस पर हमला करना होगा। फिर लोमड़ी अपने आप को एक बड़े सांप में बदल लेती है और अगले ही पल वहाँ 4 और सांप प्रकट हो जाते हैं। अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े सांप! ये लोमड़ी तो हार मानने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसका खात्मा करना ही होगा। तभी वो 5 सांप रामू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन 5 का आकार बड़े पेड़ के जितना विशाल था। रामू उनके सामने बहुत ही छोटा नजर आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उस जादुई कटोरे से एक शक्ति बाहर निकलती है और रामू का शरीर उन सांपों के जितना बड़ा हो जाता है। फिर रामू अपनी तलवार से एक एक कर उन 5 सांपों के सिर काटकर अलग कर देता है और देखते ही देखते वह 5 सांप जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह वह लोमड़ी अपने काले जादू के साथ खत्म हो जाती है। उसके बाद रामू गुफा के अंदर कैद सभी बच्चों को आजाद कराकर उन्हें वापस नगर ले जाता है। अपने बच्चों को सही सलामत देख उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं और रामू के पैरों पर गिरकर उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। फिर सभी नगरवासी रामू की जय जयकार करते हुए उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया नौजवान, सच में तुम बहुत महान हो। इसीलिए हम सभी नगरवासियों की इच्छा है कि तुम हमारे नगर के प्रधान बन जाओ। तुम्हारे रहते हम लोगों को कभी कोई खतरा नहीं होगा। यह सुनकर रामू बहुत खुश होता है और उस नगर का प्रधान बनने के लिए तैयार हो जाता है। यह देख रामू के दोनों दोस्तों को बहुत खुशी होती है। उसके बाद रामू उस नगर का प्रधान बन जाता है। फिर अगले दिन रामू के दोस्त श्याम और बंसी रामू से विदा लेकर उस नगर से चले जाते हैं। फिर काफी देर चलने के बाद दोनों एक बहुत बड़ी पहाड़ी के नीचे पहुंचते हैं। वहीं पास में एक बहुत ही खूबसूरत झरना बह रहा था। उस झरने की सुंदरता देख दोनों से रहा नहीं जाता और वह दोनों झरने को करीब से देखने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें झरने से थोड़ी दूर कुछ तंबू दिखाई देते हैं। वहां व्यापारियों का एक दल विश्राम करने आया था। ओए बंसी, यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इस झरने के पानी में नहाने जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। यह सुनते ही बंसी झरने में नहाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों दोस्त झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाने लगते हैं। झरने का पानी तो बहुत ही ठंडा है, सच में इस तपती धूप में यहाँ नहाने का मजा आ गया। लेकिन तभी अचानक उन दोनों को लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती है। अरे ये क्या, ये आवाज किसकी है? लगता है कोई मुसीबत में है। फिर दोनों झरने के पानी से बाहर निकल आते हैं। तभी वह देखते हैं कि व्यापारियों के दल के ऊपर एक डाकुओं की टोली ने हमला कर दिया है। ओए नहीं, ये डाकू कहाँ से आ गए? हमें इन लोगों को बचाना होगा। दूसरी तरफ सभी डाकू एक एक कर व्यापारियों को उनके परिवार समेत रस्सियों से बांध देते हैं। चलो
यहाँ मौजूद सभी सुंदर लड़कियों को पकड़कर घोड़े पर बैठा दो। इन व्यापारियों को लूटने के बाद इनकी दौलत के साथ साथ हम इन लड़कियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। अपने सरदार की बात सुनते ही सभी डाकू एक एक कर लड़कियों को रस्सी से बांधकर घोड़े के ऊपर बैठा देते हैं। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, पिताजी मुझे बचाइए। खामोश हो जा लड़की, अगर एक लफ्ज भी तेरे मुंह से बाहर निकला तो मैं तेरी जबान काट दूंगा। उसके बाद सभी डाकू व्यापारियों की तलाशी लेने लगते हैं और उनके पास मौजूद सभी सोने के सिक्के उनसे छीन लेते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत ही कम सोने के सिक्के हैं। मुझे खबर मिली थी कि तुम सबके पास ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती हीरे हैं। तुम लोगों ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है? जल्दी मुझे बताओ। लेकिन कोई भी व्यापारी डाकू को कुछ नहीं बताता। सुनिए सरदार, ये व्यापारी बहुत चालाक होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने सोने के सिक्के और हीरे किसी गुप्त स्थान पर छुपाए होंगे। इन पर थोड़ा कहर बरसाना पड़ेगा, उसके बाद ये सभी तोते की तरह बोलने लगेंगे। इतना कहकर वह डाकू अपना चाकू निकाल लेता है और एक व्यापारी को पकड़कर उसकी 4 उंगलियां काट देता है। हाय, मर गया रे। क्यों, मजा आया ना? अब तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम लोगों के पास जितनी भी दौलत है सब मेरे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम जैसे धोखेबाजों से नहीं डरता। मैंने दिन रात मेहनत करके इसलिए पैसे नहीं कमाए थे कि एक दिन तुम्हारे जैसा बुरा डाकू आकर मेरी सारी दौलत छीन कर चला जाए। तो चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं तुझे अपनी दौलत कभी नहीं दूंगा। व्यापारी की यह बात सुनकर उसके सभी साथी व्यापारी भी उससे सहमति जताकर डाकुओं का विरोध करने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगता। ठीक है, अब मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि तुम सभी के हाथ पैर काट कर तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। ये सजा तुम लोगों के लिए मौत से भी बदतर होगी। चलो साथियों, अपनी तलवारें निकाल लो और एक एक कर इन सभी के हाथ पैर काट कर फेंक दो। ओए नहीं, ये डाकू तो बहुत ही जालिम है। ये इन बेकसूर व्यापारियों के हाथ पैर काटकर इन्हें अपाहिज बनाना चाहता है। मुझे फौरन इनकी मदद करनी होगी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।